हेलो गाइस, मेरा नाम है अभिषेक और आज हम पढ़ने जा रहे हैं कंकरेंट फोर्स सिस्टम। इससे पिछली वीडियो में हमने समझा था कि लीनियर फोर्स सिस्टम के बारे में कि लीनियर फोर्स सिस्टम क्या होता है। ठीक है, लीनियर फोर्स सिस्टम एक्चुअली क्या होता है हमने इस एग्जांपल में समझा था कि जब दो या दो से ज़्यादा फोर्स वेक्टर्स एक ही डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हो उसको हम लीनियर फोर्स सिस्टम बोलते हैं। लेकिन कंकरेंट फोर्स सिस्टम में क्या होता है, जब दो या इससे ज़्यादा भी दो से ज़्यादा भी फोर्स वेक्टर्स एक एंगल पे एक्ट कर रहे हो और एक पॉइंट के थ्रू, अगर एक पॉइंट हम ले रहे हैं उस पॉइंट के थ्रू दो या दो से ज़्यादा फोर्स वेक्टर्स अगर एक्ट कर रहे हैं उसको हम कंकरेंट फोर्स सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, इससे पहले हम ये समझ लेते हैं कि मोस्ट कॉमन इन ह्यूमन बॉडी में क्या होता है, कंकरेंट फोर्स सिस्टम। लीनियर फोर्स सिस्टम भी बॉडी में एक्ट करता है, लेकिन ह्यूमन बॉडी में मोस्ट कॉमन जो फोर्स सिस्टम होता है वो हमारा कंकरेंट फोर्स सिस्टम होता है। ठीक है, फोर्सेस अप्लाइड टू एन ऑब्जेक्ट हैव एक्शन लाइंस एट एन एंगल टू ईच अदर। जो एक्शन लाइंस है मतलब कि जो वेक्टर्स है वो एक एंगल पे होते हैं कंकरेंट फोर्स सिस्टम में। इससे हमने क्या समझा, इसका मतलब ये है इधर लिटरली फोर्सेस आर अप्लाइड टू एन ऑब्जेक्ट एज इन लीनियर फोर्स सिस्टम। मतलब लीनियर फोर्स सिस्टम में तो मतलब लिटरली मतलब एक्चुअली में जो फोर्सेस है वो एक ही डायरेक्शन में अप्लाई हो रहे हैं, तो रिजल्टेंट फोर्स जो होगा वो भी उसी डायरेक्शन में होगा। लेकिन या फिर दूसरा, जैसे ये है, ये लीनियर फोर्स सिस्टम है और फोर्सेस अप्लाइड टू द सेम ऑब्जेक्ट हैव वेक्टर्स एट एन एंगल एंड व्हेन एक्सटेंडेड इंटरसेक्ट ईच अदर एट अ पॉइंट। अब इसको हम समझते हैं कि कंकरेंट फोर्स सिस्टम को हमने मतलब समझा कि जब फोर्स वेक्टर्स जो है वो एक एंगल पे होंगे एक दूसरे से। ठीक है, और आगे हमने क्या पढ़ा कि व्हेन एक्सटेंडेड इंटरसेक्ट ईच अदर एट अ पॉइंट। इसका मतलब ये है कि देखो, जब फोर्स वेक्टर्स है एक एंगल पे, एक दूसरे से एक एंगल पे है, ठीक है, लेकिन जब हम इसको एक्सटेंड करेंगे, अब एक्सटेंड इनको अगर हमें मिलाना है और एक्सटेंड करेंगे तो कैसे करेंगे, इसको हम कुछ इस डायरेक्शन में एक्सटेंड कर देंगे और इसको हम कुछ इस डायरेक्शन में एक्सटेंड कर देंगे। ठीक है, इस फोर्स वेक्टर को हम एक्सटेंड करेंगे इस तरह से, ठीक है, इस डायरेक्शन में, और इस फोर्स वेक्टर को हम एक्सटेंड करेंगे इस डायरेक्शन में। तो इससे एक रिजल्टेंट फोर्स निकल के आएगा जिसको हम रिजल्टेंट बोलेंगे। इसको हम पैरेललोग्राम लॉ बोलते हैं, इसके बारे में हम पढ़ते हैं अभी। इन केस ऑफ कंकरेंट फोर्सेस द फोर्सेस आर कंपोज्ड इनटू अ सिंगल फोर्स बाय कंपोजिशन बाय पैरेललोग्राम। अब हमने समझा था कि कंपोजिशन ऑफ फोर्सेस होता क्या है। अब कंकरेंट फोर्सेस में कंपोजिशन कैसे करेंगे उसको कहते हैं हम पैरेललोग्राम लॉ। अब ये टर्म मैंने कई बार ले लिया, अब हम समझते हैं कि ये लॉ है क्या। कंपोजिशन बाय पैरेललोग्राम लॉ, two vectors form their common point of application form the two sides of the parallelogram। अब पैरेललोग्राम होता क्या है कि मान लो एक जैसे रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, या कोई भी ऑब्जेक्ट जिसके दो अपोजिट साइड्स, ये साइड और ये साइड पैरेलल हो, ये साइड और ये साइड पैरेलल हो, दोनों अपोजिट साइड्स पैरेलल अगर हो तो उसको हम पैरेललोग्राम कहते हैं। ठीक है, तो जैसे मान लो ये ऑब्जेक्ट है और इस पे ये दो फोर्स वेक्टर्स लग रहे हैं। ठीक है, तो अब हम इन दो फोर्स वेक्टर्स को पैरेललोग्राम के दो एडजेसेंट साइड्स बोल सकते हैं। ठीक है, टू साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। अब इसको मैंने पैरेलल और GM लिख दिया, ये पैरेललोग्राम है। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप है क्या, कि एक जो ऑब्जेक्ट है जिस पे कंकरेंट फोर्सेस लग रहे हैं उन दो वेक्टर्स को हम पैरेललोग्राम के दो एडजेसेंट साइड्स मान लेते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या करते हैं, पैरेललोग्राम completed by drawing two additional vectors on the heads of two original vectors। ये दो ओरिजिनल वेक्टर थे जो दो फोर्स वेक्टर्स थे। ठीक है, अब इन दोनों के हेड पे, हेड मतलब क्या, ये वाला हमें पता है कि हेड इसको कहते हैं जहाँ पे एरो होता है। ठीक है, तो इन दोनों के हेड पे दो फोर्स वेक्टर्स और जोड़ दिए जाते हैं। ठीक है, जो कि एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। ठीक है, ये हमारा सेकेंड स्टेप है। इस यहाँ पे देखो ना, टू ओरिजिनल वेक्टर्स, ये दो ओरिजिनल वेक्टर्स है। ठीक है, और टू एडिशनल वेक्टर्स, इसके इन दोनों ओरिजिनल वेक्टर्स के हेड पे हमने दो वेक्टर्स और जोड़ दिए जिसको हमने टू एडिशनल वेक्टर्स का। अब ये प्रॉपर एक पैरेललोग्राम बन चुका है। ठीक है, अब हमारा लास्ट स्टेप क्या है कि रिजल्टेंट हैज़ द सेम पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन एज दैट ऑफ द टू ओरिजिनल पॉइंट वेक्टर्स एंड डायगोनल टू द पैरेललोग्राम। अब हमारा रिजल्टेंट इसमें क्या होगा, ये जो हमारा पैरेललोग्राम बन चुका है, तो जो दो ओरिजिनल resultant has the same point of application as that of the two original
पॉइंट वेक्टर्स, जो दो ओरिजिनल वेक्टर्स जो है इनका जो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है यही पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन रिजल्टेंट का पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन भी होगा। यहाँ से स्टार्ट होगा रिजल्टेंट और एंड होगा जो ये पैरेललोग्राम के जो दो एडिशनल जो हमने वेक्टर्स जोड़े थे उनका जो क्रॉस सेक्शन है। तो एक तरह से इस पूरे पैरेललोग्राम का एक डायगोनल होगा जो कि रिजल्टेंट होगा, और इसका डायरेक्शन क्या होगा, जिस साइड में जो हमने एडिशनल फोर्स वेक्टर्स लगाए थे वो, ठीक है। तो इससे हमारा कंकरेंट फोर्स सिस्टम का जो रिजल्टेंट फोर्स होता है वो निकल के आता है। कैसे निकलता है, फिर से एक बार बताता हूँ कि एक ऑब्जेक्ट है, इस पे दो फोर्स वेक्टर्स है जो कंकरेंट फोर्सेस है, ठीक है। इन दोनों को हम मान लेते हैं एक पैरेललोग्राम के दो एडजेसेंट साइड्स, ठीक है। इन दोनों एडजेसेंट साइड्स जो दो फोर्स वेक्टर्स है, इन दोनों के हेड पे हम दो फोर्स वेक्टर्स और जोड़ देते हैं जो कि एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, और जो ये पूरा पैरेललोग्राम बनता है इसका जो डायगोनल होता है, ठीक है, उस डायगोनल का जो डायरेक्शन होता है उस डायरेक्शन में हम बोलते हैं कि एक रिजल्टेंट है इस कंकरेंट फोर्स सिस्टम का, ठीक। अब हम देखते हैं अगर एक फोर्स सिस्टम में दो से ज़्यादा फोर्स वेक्टर्स है, जैसे कि मान लो इस एग्जांपल में 3 फोर्स वेक्टर्स है, ठीक है, तो उसमें हम रिजल्टेंट फोर्स पैरेललोग्राम लॉ को यूज़ करके कैसे निकालेंगे, ठीक है। इफ़ देयर आर मोर देन 2 वेक्टर्स, फॉर एग्जांपल 3 वेक्टर्स, जैसे इस एग्जांपल में 3 वेक्टर्स है 1, 2 और 3, एक फोर्स वेक्टर इस डायरेक्शन में, दूसरा फोर्स वेक्टर इस डायरेक्शन में और थर्ड इस डायरेक्शन में, ठीक है। इसका हमें अगर रिजल्टेंट निकालना है तो देन द थर्ड वेक्टर इज़ एडेड टू द रिजल्टेंट ऑफ द फर्स्ट 2 वेक्टर्स इन द सेम वे। मतलब कि पहले तो हमें नॉर्मली जैसे हमें पता है कि फर्स्ट 2 वेक्टर्स का हमें रिजल्टेंट कैसे निकालना होता है, उसका हम रिजल्टेंट निकाल लेंगे। जैसे ये फर्स्ट वेक्टर है, ये सेकंड वेक्टर है, ठीक है, इन दोनों वेक्टर का वही हमने एक्सटेंड किया और ये हमने रिजल्टेंट निकाला, जो डायगोनल आया वो रिजल्टेंट आया हमारे पैरेललोग्राम का। और उसके बाद ये जो हमारा रिजल्टेंट आया इसको हम ऐड करेंगे, कंपोज करेंगे तो हमारे थर्ड वेक्टर में, ठीक है। तो ये हमारा जो रिजल्टेंट आया इससे हमने एक निकाला, अपन एक्सटेंड किया एक फोर्स वेक्टर, और जो ये हमारा जो थर्ड वेक्टर है इसके हेड से हमने एक और फोर्स वेक्टर निकाला, और उसके बाद ये जो पूरा एक पैरेललोग्राम बना, इसका डायगोनल का जो ये निकला रिजल्टेंट, ये इस पूरे फोर्स वेक्टर का, पूरे फोर्स सिस्टम का एक रिजल्टेंट फोर्स वेक्टर है, रिजल्टेंट फोर्स वेक्टर ऑफ 1, 2 एंड 3। अब हम थोड़ा न्यूटन्स थर्ड लॉ के बारे में समझते हैं। ये हमने पढ़ा हुआ है, हमें पता है क्या होता है, फिर भी एक बार देख लेते हैं यहाँ पे। न्यूटन्स लॉ ऑफ रिएक्शन, फॉर एवरी एक्शन देयर इज़ एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। मतलब कि कोई भी एक्शन, कोई भी फोर्स अगर लग रहा है किसी डायरेक्शन में तो कन्फर्म्ड उसके अपोजिट डायरेक्शन में उसी मैग्नीट्यूड का उसके अपोजिट डायरेक्शन में कोई ना कोई फोर्स ज़रूर लगेगा, जिसको हम रिएक्शन फोर्स कहते हैं, ठीक है। एक्शन लग रहा है तो उसका एक रिएक्शन फोर्स भी आएगा, और सिंपली रिएक्शन फोर्सेस, इसको रिएक्शन फोर्सेस बोल देते हैं या फिर इनको एक्शन रिएक्शन फोर्स बोल देते हैं, ठीक है। अब इस एग्जांपल में देखते हैं कि इफ़ द वेट बूट कॉन्टैक्ट्स द लेग फुट सेगमेंट, अगर ये वेट बूट जो है ये लेग फुट सेगमेंट को कॉन्टैक्ट में है, तो कन्फर्म्ड कि अगर एक फोर्स लग रहा है वेट बूट का लेग फुट पे, तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में भी एक फोर्स लेग फुट का वेट बूट पे लगेगा ही लगेगा, इसको हम रिएक्शन फोर्स बोलते हैं, ठीक है। इफ़ द वेट बूट कॉन्टैक्ट्स द लेग फुट सेगमेंट देन द लेग फुट सेगमेंट मस्ट ऑल्सो कॉन्टैक्ट द वेट बूट सेगमेंट, ठीक है। मतलब कि ये वेट बूट ऑन लेग फुट, ये है वेट बूट ऑन लेग फुट, वेट बूट लेग फुट को पुल कर रहा है डाउनवर्ड्स, और इसका एक अपोजिट रिएक्शन फोर्स भी लगना चाहिए जो कि लेग फुट ऑन वेट बूट होगा, जिसको हम रिएक्शन फोर्स बोलेंगे। अब हम समझते हैं ग्रेविटेशनल एंड कॉन्टैक्ट फोर्सेस। मतलब कि ग्रेविटेशनल और कॉन्टैक्ट फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स और कॉन्टैक्ट फोर्स को हम साथ में समझते हैं। अब ये एक एग्जांपल है कि ये पर्सन है, ये एक वेइंग स्केल के ऊपर खड़ा है। वेइंग स्केल क्या होता है, जिस पे हम खड़े होकर अपना वेट मेजर करते हैं, ठीक है। तो द पर्सन स्टैंडिंग ऑन द स्केल मस्ट बी इन इक्विलिब्रियम, मतलब कि नेट फोर्स शुड बी 0। अब जो पर्सन जो स्केल पे खड़ा है, अगर ये एक्सेलरेट कर रहा है, मान लो ये लिफ्ट में है, ठीक है, और लिफ्ट में हमने ये पढ़ा हुआ है पहले, मतलब फिज़िक्स में पढ़ा होगा ये हमने 12th क्लास में, कि अगर एक लिफ्ट में एक पर्सन है उसका वेट हम मेजर करते हैं तो कम ज़्यादा होता है डिपेंडिंग अपॉन एक्सेलरेशन, और वो नीचे जा रहा है या ऊपर जा रहा है लिफ्ट, ठीक है। तो इस पर्सन को इक्विलिब्रियम में होना पड़ेगा ताकि हम इसका करेक्ट जो वेट है वो मेजर कर पाए, ठीक है। तो इफ़ द पर्सन होल्ड्स समथिंग while being on the weighing scale the weight alters,
अगर ये पर्सन वेइंग स्केल पे खड़ा है और इसने कुछ चीज़ होल्ड कर ली तो इसका वेट ऑब्वियसली चेंज हो जाएगा। क्यों चेंज होगा? बिकॉज द कॉन्टैक्ट फोर्स FC बिटवीन द पर्सन एंड द स्केल हैज़ चेंज्ड। जो कॉन्टैक्ट फोर्स है, अब कॉन्टैक्ट फोर्स हम समझते हैं क्या होता है। जो कॉन्टैक्ट फोर्स है इस पर्सन का इस वेइंग स्केल के रिस्पेक्ट में, वो चेंज हो जाएगा अगर ये पर्सन कुछ चीज़ होल्ड कर ले। कोई मान लो रॉड या कुछ चीज़ को होल्ड कर लिया तो उसका वेट ऑब्वियसली चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखते हैं, ये पर्सन है, GP क्या है? GP इज़ ग्रेविटी ऑफ पर्सन, इस पर्सन की ग्रेविटी, ठीक है। तो इससे हमने क्या देखा, जो ये सेम होगा फोर्स ऑफ पर्सन ऑन स्केल, ये है, ये एक फोर्स वेक्टर है डाउनवर्ड्स, फोर्स ऑफ पर्सन ऑन स्केल, जो कि ग्रेविटी की वजह से आ रहा है, ठीक है। और न्यूटन के थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग इसका एक रिएक्शन फोर्स भी होना चाहिए ऊपर की साइड, ठीक है। तो जिसको हम बोल देंगे SP, मतलब फोर्स ऑफ स्केल ऑन पर्सन। अगर फोर्स ऑफ पर्सन ऑन स्केल है डाउनवर्ड्स बिकॉज ऑफ ग्रेविटी, तो उसका एक रिएक्शन फोर्स भी होना चाहिए, फोर्स ऑफ स्केल ऑन पर्सन, ठीक है। अब हमने मान लिया कि जो फोर्स ऑफ पर्सन ऑन स्केल है इसका जो मेजरमेंट है वो हमें आ रहा है -734 न्यूटन्स, 734 न्यूटन्स माइनस, क्योंकि ये डाउनवर्ड्स है, ठीक है। तो इसका एक रिएक्शन फोर्स होगा ऊपर के साइड, सेम मैग्नीट्यूड 734 न्यूटन्स प्लस में, क्योंकि ये ऊपर की साइड में है, इसको हम बोलेंगे रिएक्शन फोर्स, ठीक है। और जो PS है, जो फोर्स ऑफ पर्सन ऑन स्केल जो डाउनवर्ड्स है, ठीक है, ये है पुश ऑफ वन ऑब्जेक्ट ऑन अनदर, मतलब पुश ऑफ दिस ऑब्जेक्ट, पुश ऑफ पर्सन ऑन द स्केल, और ये हमेशा पुश होता है, पुल नहीं होगा, ठीक है। अगर जो कॉन्टैक्ट फोर्स है वो पुश होगा, कभी पुल नहीं करेगा, वो हमेशा पुश ही करेगा, ठीक है। हमने समझ लिया कि कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होता है, ठीक है। तो अब recognition of weight and contact forces helps us to understand how to modify these forces in a patient if necessary। अगर एक पेशेंट में नेसेसरी, एक ज़रूरी है कि उसमें उसकी स्टेबिलिटी के लिए, ठीक है, या फिर वो खड़ा हो पाए या फिर वो बैलेंस मेंटेन कर पाए, उसके लिए उसका जो फोर्सेस है वो मेंटेन होने चाहिए। तो उसके लिए हमें पता होना चाहिए कि उसको कैसे मॉडिफाई करना है इन फोर्सेस को एक पेशेंट में, ठीक है, अगर ज़रूरी हुआ तो। अब ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि अ रिएक्शन फोर्स इज़ नेवर अ पार्ट ऑफ द सेम फोर्स सिस्टम बिकॉज इट इज़ अप्लाइड टू डिफरेंट सेगमेंट और ऑब्जेक्ट। अब एक फोर्स सिस्टम हम कब बोलते हैं? जब एक ऑब्जेक्ट पे या एक ऑब्जेक्ट से फोर्स लग रहा हो, मतलब एक ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लग रहा है या एक ऑब्जेक्ट से फोर्स लग रहा है, तो जितने भी फोर्सेस लग रहे हो उसको हम बोलते हैं एक फोर्स सिस्टम, ठीक है। लेकिन एक्शन रिएक्शन फोर्स में तो एक फोर्स लग रहा है इस ऑब्जेक्ट की वजह से, मतलब पर्सन की वजह से स्केल के ऊपर, लेकिन दूसरा फोर्स जो लग रहा है वो अपोजिट स्केल की वजह से पर्सन पे लग रहा है। तो ये दोनों अपोजिट, मतलब एक ऑब्जेक्ट की वजह से दूसरे पे और दूसरा फोर्स इस ऑब्जेक्ट की वजह से दूसरे पे लग रहा है, तो इसलिए हम इन दोनों को एक ही फोर्स सिस्टम को में नहीं मान सकते, ठीक है। तो वही हमने लिखा है कि अ रिएक्शन फोर्स इज नेवर पार्ट ऑफ सेम फोर्स सिस्टम। ये क्वेश्चन आ सकता है कि एक रिएक्शन फोर्स जो होता है वो कभी भी सेम फोर्स सिस्टम का पार्ट नहीं होता, ठीक है, क्योंकि वो हमेशा अलग अलग ऑब्जेक्ट्स पे, जो एक्शन रिएक्शन फोर्सेस होते हैं वो हमेशा अलग अलग ऑब्जेक्ट्स पे अप्लाई हो रहे होते हैं, ठीक है। थैंक यू।